नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं राजश्री आपके साथ। गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी आज खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ देश के प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में खुद को स्थापित करने की दिशा में वो लगातार आगे बढ़ रही है। दिल्ली में लगातार 2 बार बहुमत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। वहीं गोवा में भी उसे राजनीतिक दल का दर्जा हासिल हो गया है। अब आपकी कोशिश गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने की है। महज 10 साल में एक आंदोलन से उपजी राजनीतिक दल के सियासी सफर और राह की मुश्किलों पर डालेंगे हम नजर आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आम आदमी पार्टी सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के अलावा 14 और लोगों को आरोपी बनाया है। वहीं मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि दिल्ली की आबकारी नीति दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्साइज पॉलिसी है। मनीष ने 1-2 दिन में अपनी गिरफ्तारी की आशंका भी जताई है। वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब दबाव में नजर आ रहे हैं। उनके घर और दफ्तर पर छापों के बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हो सकता है कि अगले 3 से 4 दिन के भीतर सीबीआई, ईडी मुझे गिरफ्तार कर ले। पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से 3-4 दिन के अंदर हो सकता है, आज कल परसों में कभी भी ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं है तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जिस एक्साइज पॉलिसी के बारे में विवाद खड़ा किया जा रहा है, बड़ी ईमानदारी से पॉलिसी तैयार की है। अगर एलजी ने 48 घंटे पहले पॉलिसी चेंज नहीं की होती तो 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ के एक्साइज की चोरी होती है, लेकिन बीजेपी सरकार को उसकी परवाह नहीं है। मनीष सिसोदिया इस मौके पर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख का जिक्र करना नहीं भूले। सच ये है कि मुद्दा शराब का घोटाला है ही नहीं। इनको शराब के किसी घोटाले की चिंता नहीं है, इनको घोटाले की चिंता नहीं है। अगर इनको शराब के घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज चोरी होती है। अगर शराब की एक्साइज की चोरी की अगर चिंता इनको होती, एक्साइज के घोटाले की इनको चिंता होती, तो आज ये सीबीआई का पूरा हेडक्वार्टर गुजरात में शिफ्ट करा देते 10,000 करोड़ का घोटाला रोकने के लिए। और यही लोग करवा रहे हैं कि एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि शिक्षा नीति का हवाला देकर शराब घोटाले को छिपाया नहीं जा सकता। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो अरविंद केजरीवाल को ही आरोपी नंबर 1 बता दिया। शराब के घोटाले की बू देश और दुनिया तक पहुंची है। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी, लेकिन किंगपिन है अरविंद केजरीवाल जी। द accused number 1 of the liquor corruption is Mr. Manish Sisodia, but the kingpin of corruption is Arvind Kejriwal. अरविंद केजरीवाल से पूछा कि ब्लैक लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को शराब बेचने की इजाजत क्यों दी गई और कैबिनेट की बैठक के बगैर शराब माफिया के 144 करोड़ रुपए क्यों माफ कर दिए गए।
मेरा इनसे एक और सवाल है कि आखिरकार शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया? किसके कहने पर किया? क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी? किसके कहने पर देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा शराब के व्यापारियों को मिली भगत से वापस किया? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना ही होगा। वो आज तक सवालों के जवाब से भागते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मनीष सिसोदिया का चेहरा उड़ा हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर पेश किया तो उनके आरोपों पर आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में दिखाई दी। संजय सिंह ने कहा कि किसी की हैसियत उनका नाम बदलने की नहीं है, वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। देखिए, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अनुराग ठाकुर को शायद सिसोदिया वंश का इतिहास नहीं पता। महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, राणा सांगा के वंशज हैं, महाराणा सांगा के वंशज हैं मनीष सिसोदिया। इस मामले में कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी का विरोध करने का मौका मिल गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया के आवास पर प्रदर्शन कर उनके इस्तीफे की मांग की। न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपना आम आदमी पार्टी को लाइसेंस नहीं देता एक्साइज पॉलिसी और शराब बांटने में भ्रष्टाचार करने का। प्रश्न तो ये उठता है, ये इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब में एक मंत्री भ्रष्टाचार से उससे इस्तीफा दिलवाया, अब सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया। प्रश्न तो ये उठता है जैसे पंजाब के आप मिनिस्टर विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उसको अरेस्ट भी किया, इस्तीफा भी दिया, क्या वही मापदंड मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पे लगाएंगे अरविंद केजरीवाल जी? इसका उनको उत्तर देना चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापों को विपक्ष को डराने की कोशिश बताया। This is being practiced by the present central government, that unashamedly they are using central agencies primarily against opposition parties, and it's a attempt to create fierce forces in Indian political situation, political process, and indirectly it is another attempt to divert the democratic process in the country. दरअसल मनीष सिसोदिया के घर पर गुरुवार को सुबह शुरू हुई सीबीआई की रेड करीब 14 घंटे तक चली। छापों के बाद मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाते हुए कई अधिकारियों समेत 14 दूसरे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया की करीबी दिनेश अरोड़ा की कंपनी राधा इंडस्ट्रीज को शराब की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इंडोस्पिरिट के मालिक समीर महिंदू ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून से जुड़ी 2 धाराएं भी लगाई है, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि प्रवर्तन निदेशालय भी आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं की सियासी जिंदगी में खासा खलल डाल सकता है और ईडी के छापों का नया सिलसिला शुरू हो सकता है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। मनीष सिसोदिया के बचाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुलकर सामने आए और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख का हवाला देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया को देश के बेहतरीन शिक्षा मंत्री और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को भी देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाने का श्रेय जाता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि शिक्षा के बहाने आबकारी नीति में किए गए भ्रष्टाचार से ढका नहीं जा सकता। उधर आम आदमी पार्टी का ये भी मानना है कि बीजेपी पैसे, ईडी और सीबीआई के दम पर आपकी सरकार को गिराने की कोशिशों में जुटी हुई है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद है, अब मुझे जेल के सलाखों के पीछे डालने की तैयारी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी पूनम जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। उनकी पत्नी को तो अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में बंद हैं। आइए समझते हैं कि आखिर वो पूरा मामला क्या था। हम डरने वाले नहीं है तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम। जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल को। मुंह छिपाकर आप कहीं नहीं भाग सकते, जवाब देना ही।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले 2.5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं उनकी पत्नी पूनम जैन को अदालत ने 2 हफ्ते पहले अंतरिम जमानत दी थी। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से जोड़कर इसे राजनीतिक साजिश बताया। हेल्थ और एजुकेशन पर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको मुझे जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। मेरी गलती ये थोड़ी ना है, वो भी जानते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सीबीआई ने 3 दिसंबर 2018 को जैन और उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है। सीबीआई के मुताबिक इन आरोपियों की मदद से सत्येंद्र जैन ने 1,62,50,294 रुपए की संपत्ति अर्जित की है। सीबीआई की शिकायत में कहा गया है कि जैन 4 कंपनियों को मिले फंड के स्रोत के बारे में नहीं बता सके, जिसमें वे एक शेयर धारक थे। इस साल अप्रैल में ईडी ने सत्येंद्र जैन और उनके रिश्तेदारों से कथित रूप से जुड़ी कंपनियों की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का दिल्ली मॉडल देने वाले सत्येंद्र जैन को साजिशन जेल में डाल दिया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आपके नेताओं पर 100 से ज्यादा दर्ज किए गए मामले फर्जी पाए गए। हमारे 100 से ज्यादा नेताओं पर, जिसमें कई विधायक मंत्री शामिल हैं, पे फर्जी मुकदमे किए गए। एक एक करके सारे मुकदमों में कोर्ट में एजेंसियों को डांट खानी पड़ी, फटकार मिली और हमें राहत मिली, हमें आजादी मिली, हमें बाइज्जत बरी किया गया। सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अस्पताल में सत्येंद्र जैन ने ईडी की पूछताछ के दौरान कहा कि उनकी याददाश्त चली गई है। इसे लेकर उन्हें विधायक और मंत्री पद से हटाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बीजेपी इसे लेकर भी सवाल उठा रही है। केजरीवाल जी ने ऐसे मंत्री भी रखे हैं जिनकी याददाश्त कम होगी या चले गई, वो डिपार्टमेंट क्या चलाते होंगे। और मैं हिमाचल के लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये इनके प्रभारी ऐसे लगे हैं जिनकी याददाश्त नहीं है। भाई, मिलोगे भी तो कल को याद रखेंगे नहीं रखेंगे कोई पता नहीं। केजरीवाल जी ने ऐसे मंत्री भी रखे हैं जिनकी याददाश्त कम होगी या चले गई, वो डिपार्टमेंट क्या चलाते होंगे। और मैं हिमाचल के लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये इनके प्रभारी ऐसे लगे हैं जिनकी याददाश्त नहीं है। भाई, मिलोगे भी तो कल को याद रखेंगे नहीं रखेंगे कोई पता नहीं। सत्येंद्र जैन को अभी तक स्वास्थ्य मंत्री पद से न हटाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। तो वहीं इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर घेर रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को लेकर भी घेरने की फिराक में है। और ये जग जाहिर है कि सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल जी के बड़े ही चहेते हैं। आरोप बहुत गंभीर हैं। 4 कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपए का धन शोधन किया है इन्होंने। जनता का रुपया और अपने फायदे के लिए भ्रष्टाचार करते हुए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की प्रेस वार्ता का अगर कोई शीर्षक हो तो ये हो सकता है कि हवाला से हवालात तक। दिलचस्प बात यह है कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विपक्षी दलों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर बंगाल में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से लेकर महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अनिल देशमुख, नवाब मलिक जैसे विपक्षी दलों की लंबी फहरिस्त है।
नेशनल हेराल्ड केस, शिक्षक भर्ती और शारदा घोटाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, जम्मू कश्मीर क्रिकेट घोटाला, सत्येंद्र जैन के खिलाफ हवाला मामला, एनसीपी के नेता नवाब मलिक, अनिल देशमुख और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ पत्राचार घोटाला मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 8 सालों में दर्ज किए गए इन मामलों को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। हम डरने वाले नहीं है तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम। वहीं सत्येंद्र जैन ने ईडी की पूछताछ में कहा कि उनकी यादाश्त चली गई है, तो बतौर विधायक और मंत्री उनको अयोग्य घोषित करने के लिए दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया दूसरे नंबर के नेता माने जाते रहे हैं, तो सत्येंद्र जैन भी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होते हैं तो सिसोदिया के बाद केजरीवाल के पास ऐसा सशक्त चेहरा नहीं है जो उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को परवान चढ़ाने के लिए दिल्ली की कमान संभाल सके। सचमुच आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दोनों ही इस वक्त गंभीर संकट में हैं। 18 विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है कि पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात विधानसभा चुनाव में पूरी ऊर्जा के साथ जुटे हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी निभा रहे सत्येंद्र जैन को मई माह में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी दोनों ही मोर्चों पर अरविंद केजरीवाल को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्या सचमुच आम आदमी पार्टी इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है? इन गिरफ्तारियों से आम आदमी पार्टी को कितना नफा नुकसान होगा, इस पर आधारित है हमारी अगली रिपोर्ट। दिल्ली की शराब नीति और सीबीआई के छापों के शोर के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ गुजरात का दौरा करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि वो मनीष के साथ गुजरात जा रहे हैं और वहां लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देंगे। मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और लोगों को खूब राहत मिलेगी। जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल आपदा में अफसर की तलाश में है, लिहाजा आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के घर पड़े छापों को गुजरात चुनाव से जोड़कर पेश कर रही है। समझो तो आपको समझना ही नहीं है, क्योंकि जो हमने बार बार कहा वही फिर दोहरा रहा हूं कि मुद्दा शराब नहीं है। मुद्दा अगर शराब नीति होती तो सबसे बड़ा छापा तो पड़ना चाहिए था गुजरात में, जहां जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए, जहां पे 10,000 करोड़ से ज्यादा जिस गुजरात में नकली शराब का धंधा होता है, छापे तो वहां पड़ने चाहिए थे ईडी और सीबीआई के। मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। मुद्दा है दिल्ली जीते, पंजाब जीते, अब गुजरात कैसे पहुंच गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक हफ्ते में गुजरात का ये दूसरा दौरा होगा। इससे पहले वो 16 अगस्त को गुजरात के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने मुफ्त शिक्षा की बात कही थी। सरकारी स्कूल हैं जो कि बहुत खराब है, बहुत बुरी हालत में है। दिल्ली में हमने प्राइवेट को भी ठीक किया, सरकारी को भी ठीक किया। तो गुजरात में हमारी सरकार बनेगी। गुजरात में पैदा होने वाले हर गुजराती को अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी। सरकारी स्कूल बहुत शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे। बहुत बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों के, सारे प्राइवेट स्कूलों के ऑडिट करवाए जाएंगे। जिन प्राइवेट स्कूलों ने पहले ज्यादा फीस ली, पैसे वापस करवाएंगे उनसे। और भविष्य में कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार की परमिशन के फीस नहीं बढ़ा सकेगा। दिल्ली में भी हमने ऐसे कर दिया। आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आपने 10 उम्मीदवारों की सूचियां जारी करनी शुरू कर दी हैं। आपकी दावेदारी मजबूत करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों ट्वीट कर सवाल किया
कि क्या ये सच है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी गुजरात में अमित शाह जी को सीएम चेहरा घोषित करने जा रही है। भूपेंद्र भाई पटेल के काम से क्या बीजेपी भी नाराज है? वहीं गुजरात में जहरीली शराब पीने से हुई 55 लोगों की मौत को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया था और गुजरात सरकार की बर्खास्तगी की मांग की थी। लेकिन गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी को सबसे ज्यादा तकलीफ उनके चुनावी वादों से है। केजरीवाल ने भी दिल्ली और पंजाब से बढ़कर गुजरात में चुनावी वादे किए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत मुफ्त बिजली के ऐलान से महसूस की जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में पिछले हफ्ते 25 लाख परिवारों के बिजली बिल जीरो आए हैं। 1 सितंबर तक 26 लाख और परिवारों के बिल जीरो आएंगे। दिल्ली में कई साल से बिल जीरो आ रहे हैं। गुजरात में भी अगर हमें मौका मिलेगा तो यहाँ भी बिजली के बिल जीरो आएंगे। जनता ये देख रही है कि दिल्ली के अंदर इन्होंने अच्छा कर दिया, तो अगर दिल्ली के अंदर अच्छा कर दिया, पंजाब में भी शुरुआत हो गई। पंजाब में कल 100 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। पंजाब के अंदर बिजली मुफ्त कर दी हम लोगों ने। 1 सितंबर से 0 बिजली के बिल आएंगे पंजाब में सबके, और मोहल्ला क्लिनिक खुलने चालू हो गए, स्कूल ठीक होने चालू हो गए। पंजाब में भी शुरुआत हो गई, गुजरात में भी हो सकती है। केजरीवाल ने हर युवा को रोजगार और बेरोजगार को 3000 रूपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। तो आदिवासियों को लुभाने के लिए आदिवासी इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, स्कूल, सड़क समेत ढेर सारी घोषणाएं कर दी हैं। केजरीवाल की सियासी चाल को देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे देश के विकास पर बुरा असर पड़ेगा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुफ्त बिजली भगवान का प्रसाद है। रेवड़ी तो बीजेपी ने अपने उन दोस्तों को बांटी है जिनका 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। रेवड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुनवाई जारी है, लेकिन अदालत ने ऐसे वादों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इन सब से अरविंद केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अपने सर्वे में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता देखी गई है। 99% लोगों ने मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य दिए जाने को जायज ठहराया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी तेजी से प्रसार में जुटी हुई है। यहाँ अरविंद केजरीवाल ने पहले गारंटी का ऐलान करते हुए मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। फ्री बिजली दिल्ली में भी दे दी, पंजाब में भी दे दी। गुजरात के लोगों को भी बस 3 महीने इंतजार करना है, फिर फ्री बिजली मिलना चालू होगा। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ग्रामीण इलाकों में भी अपनी पैठ बनाने में जुट गई है। पंचायत तक अपना संगठन तैयार करने में लगी आप ने 6500 पदाधिकारियों का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि प्रदेश में उसके सदस्यों की तादाद 6.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। कुछ भी हो, अरविंद केजरीवाल की मुफ्त के ऐलानों से चुनावी राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भी अपने छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार करने में जुटी हुई है। ऐसे में राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करना चुनौती बनता जा रहा है। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन न्यूज। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोपों से तगड़ा झटका लगा है। ये अलग बात है कि इन आरोपों को सरकारी एजेंसियां अदालत में किस हद तक साबित कर पाएंगे, लेकिन तब तक देश की सियासी गंगा में जाने कितना पानी बह चुका होगा। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली अनपेक्षित सफलता ने बीजेपी को बेहद सतर्क कर दिया है। हालांकि बीजेपी पंजाब में
दूर दूर तक किसी के मुकाबले में नहीं थी, लेकिन मुफ्त की बिजली के ऐलान ने कांग्रेस को भी नेस्तनाबूद कर दिया। तो दिल्ली में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली पानी ने आम आदमी पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक तैयार कर दिया है। आइए डालते हैं एक नजर पंजाब और दिल्ली के इन नए राजनीतिक प्रयोगों पर, जिसको लेकर अदालत में केस भी चल रहा है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनने में मुफ्त के वादों का सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने अच्छे सरकारी स्कूल और बेहतर अस्पताल की बात की, फिर 400 यूनिट मुफ्त बिजली और 18 साल से बड़ी हर महिला को प्रति माह 1,000 रुपए देने की घोषणा कर दी। इसके बाद एक कदम आगे बढ़कर घर घर में गारंटी कार्ड भरवाए। उन्होंने बताया कि पंजाब में खासकर सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। 24 लाख बच्चे पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। इसके जरिए चुनाव के ऐलान से पहले ही आप गरीब और दलित भाईचारे के घर घर तक पहुंच चुकी थी। गांव में लोग आपके समर्थन में थे, इसलिए अविवादित चेहरों को टिकट दिए। शहरों में थोड़ी मुश्किल लग रही थी, ऐसे में खुद का आधार रखने वाले दूसरे दलों के करीब 50 नेताओं को पार्टी में शामिल कर उन्हें टिकट दिया। नतीजा ये हुआ कि गांव के साथ शहरों से भी आम आदमी पार्टी जीत गई। वहीं आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के बाहरी कहने पर भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करना भी रणनीतिक रूप से फायदेमंद कदम साबित हुआ। कांग्रेस की सरकार और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन से नाराज जनता को बदलाव के लिए एक मौका देने की बात कही और जनता ने भी दोनों प्रमुख गठबंधनों को नसीहत देने की ठान ली। फ्री बिजली दिल्ली में भी दे दी, पंजाब में भी दे दी। गुजरात के लोगों को भी बस 3 महीने इंतजार करना है, फिर फ्री बिजली मिलना चालू होगा। गुजरात में जिस तरह से आप कैसे उनका सामना कर सकते? नहीं, हमें किसी का सामना नहीं करना, हमें तो जनता के लिए काम करना है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम तो जनता के लिए काम करने के लिए आए। ये बात अलग है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली मॉडल को लेकर देश के दूसरे राज्यों में बढ़ती दिलचस्पी जग जाहिर है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाई। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सुनामी में उसे 62 सीटें हासिल हुई, तो बीजेपी को 8 और कांग्रेस 0 पर आउट हो गई। 11 फरवरी को अपनी पत्नी के जन्मदिन पर अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इन वादों पर खड़ा दिल्ली मॉडल कितना कामयाब है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसका असर देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। हालांकि यूपी, उत्तराखंड और गोवा में आम आदमी पार्टी को कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हिम्मत नहीं हारी। ओडिशा में आम आदमी पार्टी राह बनाने की कोशिश में है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। दरअसल सिविल सोसाइटी की पॉलिटिक्स और अन्ना आंदोलन के जरिए सत्ता तक पहुंची आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा फोकस में रखा। राजधानी में बिजली की आसमान छूती दरों से दिल्ली वाले बुरी तरह से परेशान थे। वहीं पीने के पानी पर भी टैंकर माफिया का दबदबा था। ऐसे में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल जन नेता के रूप में उभर कर आए, तो पंजाब में कमोबेश महंगी बिजली की तकलीफों से गुजर रही जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दे दिया और इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने एक नया प्रयोग भी कर डाला। अपने अभिनव राजनीतिक प्रयोगों को लेकर उत्साहित अरविंद केजरीवाल अब देश के दूसरे राज्यों में विस्तार करने में जुट गए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होकर रहेगा। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 नाम के अभियान की शुरुआत की, साथ ही एक मिस्ड कॉल नंबर जारी करके लोगों से इस मिशन से जुड़ने की अपील की है।
आम आदमी पार्टी की रणनीति और अरविंद केजरीवाल के सियासी हसरतों पर नजर डालने की जरूरत है। साथ ही समझने की भी जरूरत है कि केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं क्या परवान चढ़ पाएंगी और क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में खुद को पेश कर पाएंगे। गोवा में आम आदमी पार्टी को राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिलने से अरविंद केजरीवाल खासे उत्साहित हैं। यहाँ आपके 2 विधायक भी जीते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी ताकत बनने की तैयारी में हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस हसरत की तस्दीक भी आज कर दी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2024 के आम चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगा। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, इनकी परेशानी ये है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करने में जुट गई है। हालांकि विपक्ष में पीएम पद के उम्मीदवारों की पहले से ही भरमार है। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी को भी उनकी पार्टी दावेदार बता रही है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सहयोगी दल आरजेडी भी दावा ठोक रहा है। टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है और जनता विकल्प चाहती है। वहीं राहुल गांधी माने या न माने, कांग्रेस उनके अलावा किसी को पीएम पद का दावेदार नहीं मानती है और आम आदमी पार्टी जिस तरह से कांग्रेस को प्रमुख विपक्षी दल मानने से मुंह चुराती रही है, उसे देखते हुए यूपीए धड़े से उन्हें समर्थन जुटाना आसान भी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के खिलाफ छापे के जवाब में केजरीवाल की कामयाबी और आम आदमी पार्टी की कामयाबी को ढाल बना रही है। आजाद भारत के इतिहास की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली राजनीतिक शक्ति पॉलिटिकल पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उसके नायक का नाम है अरविंद केजरीवाल। और आज इस जन समर्थन को देख, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख, करोड़ों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना रहे अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता राष्ट्रीय स्तर पे कद देख, आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी डर गए हैं, घबरा गए हैं। वहीं अगर संसद में प्रतिनिधित्व की बात करें तो राज्यसभा में जरूर आपके 8 सांसद हैं, लेकिन लोकसभा में एक भी सांसद आम आदमी पार्टी का नहीं है। फिर भी अरविंद केजरीवाल खुद भी अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश में है। उन्होंने हाल ही में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मेक इन इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उनका लहजा, उनके तेवर, उनका अंदाज, उनकी हसरतों का खुलकर इजहार कर रहे थे। दोस्तों, अगर इनके भरोसे, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो 75 साल और भारत पीछे रह जाएगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड? व्हाई नॉट? क्यों नहीं कर सकता इंडिया लीड? हमारे पास, हमारे देश में बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट साइंटिस्ट हैं, बेस्ट किसान हैं। किस चीज की कमी है हमारे देश में? लेकिन एक ही शर्त है, देश के 130 करोड़ लोगों को अब साथ आना पड़ेगा। अब देश के लोगों को बागडोर संभालनी पड़ेगी, इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते। देश के 130 करोड़ लोगों को, इंजीनियर, डॉक्टर, मजदूर, किसान,
आदमी, औरत, अमीर, गरीब, इस जात के, उस जात के, इस धर्म के, उस धर्म के, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी को बीजेपी का राष्ट्रीय विकल्प बनने का सवाल है, तो चुनाव विशेषज्ञ प्रशांत किशोर मानते हैं कि किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 20 करोड़ वोटों की जरूरत होती है, जबकि आम आदमी पार्टी को अभी तक 27 लाख मिल पाए हैं। ऐसे में आपको राष्ट्रीय पार्टी बनने में कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे। अंशुमान त्रिपाठी, APN न्यूज। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस खूबी से गांधीवादी समाज सेवियों, समाजवादी नेताओं और बुद्धिजीवियों की मदद लेकर एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया और दिल्ली और पंजाब में कामयाबी हासिल करने के बाद देश की राजनीति में अपनी पहचान बनाई है, उसी खूबी के साथ पूरे देश की राजनीति में विपक्ष का विकल्प बनने में वो कहां तक कामयाब होंगे, इसको लेकर अभी तक जानकारों के मन में संदेह है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक तयशुदा विचारधारा, व्यापक संगठन और समान विचार वाले राजनीतिक दलों के साथ तालमेल की जरूरत होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी अब तक बड़े मुद्दों पर विपक्ष के साथ तालमेल करने की बहुत हामी नहीं रही है। ऐसे में इन बदले हालात से सबक लेकर अपने अंदर बदलाव लाने से ही आपको कामयाबी मिलने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी भले ही परवाज भरने को तैयार हो, लेकिन आपकी राह अभी बहुत आसान नहीं है। और आज विशेष में इतना ही। अगली बार एक अलग विशेष के साथ आपके सामने होंगे। नमस्कार।